नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे यूपी की खबर के साथ में। दरअसल यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 16 आईएएस अफसरों के तबादले इक्वर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में तबादलों को लेकर उठे सवाल के बाद एसीएस अमित मोहन प्रसाद को हटा दिया गया है। वो अब लघु उद्योग हथकरघा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों को लेकर खुद स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने सवाल उठाया था। उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनकी जानकारी के बिना ये तबादले किए गए हैं। इस चिट्ठी के जवाब में अमित मोहन प्रसाद ने कहा था कि विभागीय मंत्री के साइन के बाद ही सभी तबादले किए गए थे। बाद में सीएम योगी ने पूरे मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद कई कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया। इसके अलावा सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल का तबादला खेलकूद विभाग में हुआ है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला के कार्यकाल में यूपी बोर्ड का पेपर लीक होने के बाद उन्हें आयुष विभाग भेज दिया गया है। पार्थसारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बनाए गए हैं। वहीं हिमांशु कुमार को ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, डॉक्टर हरिओम को समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, मोनिका गर्ग को अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा महेश कुमार गुप्ता को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग का अपर मुख्य सचिव, कल्पना अवस्थी को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। मुकेश कुमार मेश्राम को धर्मार्थ कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही अरविंद कुमार को यूपीडा और उपशा के सीईओ के पद का प्रभार दिया गया है। वह फिलहाल अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और एनआरआई विभाग और पेकअप के अध्यक्ष हैं। वहीं राजेश कुमार सिंह प्रथम को प्रमुख सचिव कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, यूपी शासन और महानिदेशक कारागार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी ओर सुधीर महादेव बोबड़े को उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव सीएम प्रोटोकॉल, सूचना एवं जनसंपर्क, गृह, गोपन, वीजा, पासपोर्ट और सतर्कता विभाग दिया गया है। इसके अलावा दीपक कुमार को वर्तमान जिम्मेदारी के साथ प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बात ममता बनर्जी की भी कर लेते हैं। दरअसल सियासी गलियारों में ममता बनर्जी की खूब चर्चा हो रही है और इसके पीछे वजह है उनका एक भावुक बयान। उन्होंने बयान दिया है कि अगर उन्हें पता होता कि राजनीति इतनी गंदी होगी तो वो राजनीति में नहीं आती। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके अलावा आरएसएस की तारीफ में भी बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि आरएसएस इतनी बुरी है। संघ में अभी कुछ लोग हैं जो बीजेपी की तरह नहीं सोचते। एक दिन ये सब्र जरूर टूटेगा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी की छवि को गंदा करने की कोशिश ना की जाए, वरना किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि वे समाज की सेवा करने के लिए राजनीति में आई थी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वे बहुत पहले राजनीति छोड़ी थी। अगर उन्हें पता होता कि आज की राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी, जहां उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को इतनी झूठी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने एजेंसी के समन को केवल प्रतिशोध की राजनीति नहीं बल्कि खुली हिंसा बताया है। उन्होंने कहा कि पशु और कोयला तस्करी के मुद्दे केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये आरोप लगाती है कि कोयला, पशु तस्करी और शिक्षक भर्ती घोटाले की आय का अंतिम गंतव्य कालीघाट है। ममता बनर्जी ने बीजेपी से पूछा कि आप कालीघाट पर क्यों रुक रहे हैं? अगर आप में हिम्मत है तो उस व्यक्ति का नाम लीजिए जो पैसे का आखिरी प्राप्त करता है, या फिर क्या आपका मतलब है कि पैसा
कालीघाट के प्रसिद्ध काली मंदिर में जा रहा है। तो बीजेपी पर हमलावर होती हुई ममता बनर्जी नजर आई हैं, मोर्चा खोलती हुई जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या है? जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मामले भ्रष्टाचार के सामने आ रहे हैं, पशु तस्करी का मामला सामने आया, उसमें अनुव्रत मंडल के खिलाफ जांच चल रही है। इसके अलावा जिस तरह से पार्थ चटर्जी के करीबी के घर से कैश मिला, तो ऐसे में जो कार्रवाई का सिलसिला लगातार चल रहा है, क्या ममता बनर्जी उससे बैकफुट पर आ गई हैं और खींच खाकर इस तरह के बयान दे रही हैं जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है? लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से आरएसएस की तारीफ करी है, आरएसएस में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी की तरह नहीं सोचते हैं। इन बयानों के मायने समझना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ममता बनर्जी एग्रेसिव अंदाज जो उनका रहता है वो अब कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। सब मालिककेই थ्रेट করে আর একটা করে লোক গিয়ে আরএসএস এর নাম করে আরএসএস এত খারাপ ছিল না এবং এত খারাপ বলে আমি বিশ্বাস করি না। हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस के अंदर खाने में गड़बड़झाला शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि हाल ही में कुछ नेताओं ने उनसे मुलाकात भी की थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम शामिल है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुलाम नबी आजाद के साथ मुलाकात को लेकर बवाल मच गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आनंद शर्मा ने मंगलवार को गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की थी। अब हरियाणा के कांग्रेसी नेता हाईकमान से यह मांग कर रहे हैं कि हुड्डा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, यानी कि उनसे यह पूछा जाए कि आखिर उन्होंने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात क्यों की थी। हुड्डा के खिलाफ जिन नेताओं ने मोर्चा खोला है उनमें कुमारी शैलजा आगे हैं और कुमारी शैलजा को हुड्डा का प्रतिद्वंदी भी माना जाता है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कुमारी शैलजा ने जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल से हुड्डा की शिकायत की है। कुमार शैलजा ने हाईकमान से मांग की है कि हुड्डा ने आजाद से ऐसे वक्त में मुलाकात की है जब वे राहुल गांधी पर हमले बोलकर अलग हुए हैं। इसके अलावा वे अपनी ही अलग पार्टी भी लॉन्च करने जा रहे हैं। कुमारी शैलजा की ओर से हुड्डा पर सवाल उठाने से हरियाणा कांग्रेस में भी टकराव तेज होता नजर आ रहा है। बता दें कि कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर ही हाईकमान ने हुड्डा के करीबी उदय भान को जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद भी हुड्डा की गुलाम नबी आजाद से मुलाकात ने हरियाणा में पार्टी की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि हाईकमान की ओर से हुड्डा पर कुछ एक्शन भी लिया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ हुड्डा के जो करीबी हैं उन पर भी इसके गाज गिर सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल ने हुड्डा की आजाद से मुलाकात के मसले को हाईकमान के सामने पेश करने की बात कही है। कुमारी शैलजा ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर खुलकर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा जताया था और उन्हें हरियाणा यूनिट की कमान भी दी थी। इसके बाद भी उनकी गुलाम नबी आजाद से जिस तरह से मुलाकात हो रही है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है। तो कुल मिलाकर सुगबुगाहट हरियाणा कांग्रेस में तेज होती हुई नजर आ रही है और ये इंपैक्ट है गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद का। किस तरह से अब असर दिख रहा है, वो जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, पहले नेताओं की मुलाकात, अब हरियाणा में कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग करना, तो अब कांग्रेस में अंदर खाने गड़बड़झाला जो है वो बड़े स्तर पर बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ और कांग्रेस में देखने को मिलता है। और जब ऐसे में अध्यक्ष का जो चुनाव कांग्रेस का होना है 17 अक्टूबर की तारीख है, उससे पहले जिस तरह से ये गड़बड़झाला सामने आ रहा है, अध्यक्ष चुनाव पर उसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी कांग्रेस के नेता अब सवाल पूछ रहे हैं, अपनी ही पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या होगा, मतदाता कौन होंगे, उनकी लिस्ट कहां है। तो सवाल कई सारे जरूर उठने शुरू हो चुके हैं और अब इस डैमेज कंट्रोल जो कांग्रेस को हो रहा है उसे कैसे कंट्रोल करेगी, जो डैमेज हो रहा है उसे कैसे कंट्रोल कांग्रेस पार्टी करेगी, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। झारखंड के दुमका में अंकिता की जलाकर हत्या का मामला सामने आया था। अब दिल्ली में झारखंड के दुमका जैसा ही एक कांड देखने को मिल रहा है।
यहां संगम विहार इलाके में एक तरफा प्यार में अली नाम के एक शख्स ने 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को गोली मार दी। गनीमत यह रही कि उसकी जान बच गई है। मामला 25 अगस्त का है। पुलिस ने अब अरमान अली को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के दौरान उसके साथ रहे पवन और बॉबी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो संगम विहार इलाके में एक तरफा प्यार में अरमान अली ने अपने ही मोहल्ले में रहने वाली एक 11वीं कक्षा की छात्रा को गोली मार दी थी। वारदात के वक्त पीड़ित छात्रा अपने स्कूल से घर लौट रही थी। आरोपी ने छात्रा को पीछे से गोली मारी और फरार हो गया। छात्रा के कंधे से नीचे और पीठ से ऊपर गोली लगी। छात्रा को बतरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का यह भी आरोप है कि अली छात्रा को पिछले 1 साल से परेशान कर रहा था। वो स्कूल आते जाते वक्त छात्रा का पीछा करता था। छात्रा अपने परिवार के साथ संगम विहार ई ब्लॉक में रहती है। वो अपने भाई के साथ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है और 9वीं कक्षा की छात्रा है। 25 अगस्त को दोपहर में वो मां और छोटे भाई के साथ स्कूल से लौट रही थी। मां छात्रा को स्कूल लेने गई थी। छात्रा जब बी ब्लॉक में मकान नंबर 15 के सामने पहुंची तो तभी अली अपने दोस्त के साथ पैदल आया और लड़की को पीछे से गोली मार दी। छात्रा वहीं बेहोश होकर गिर गई। आरोपी युवक कुछ दूरी पर खड़ी मोटरसाइकिल से फरार हो गया। छात्रा के पिता ने बताया कि उसकी बेटी को मोहल्ले में रहने वाला अली नाम का युवक 1 साल से परेशान कर रहा था। उसकी बेटी ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी दोस्ती के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और तभी से वो छात्रा को परेशान कर रहा था। उन्होंने बताया कि उन्हें 2 महीने पहले ही पता लगा था। इसकी जानकारी बीट अफसर को दी गई थी। इसके बाद आरोपी युवक अली गायब हो गया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। छात्रा ने बताया कि फायरिंग करने वाले आरोपियों में से अरमान अली को वो पहले से जानती थी। वो इंटरनेट मीडिया के जरिए 2 सालों से अरमान अली के संपर्क में थी। पिछले 4-5 महीनों से छात्रा ने उससे बात करना बंद कर दिया था। इसी बात से नाराज आरोपी अरमान अली ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था और अक्सर उनका रास्ता रोकने की कोशिश वो करता था। छात्रा के चाचा ने बताया कि जून के आखिरी हफ्ते में इस बाबत पुलिस से आरोपी की शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके चलते आरोपी अरमान अली का हौसला बढ़ता चला गया और उसने छात्रा को गोली मार दी। अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो आरोपी पीड़िता को गोली मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं पाता। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 7000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो बीते 24 घंटे में 7946 नए मरीज मिले हैं। वहीं सक्रिय केस और दैनिक संक्रमण दर में गिरावट देखने को मिल रही है। इस दौरान 9828 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। इसकी वजह से सक्रिय केस घटकर 62,748 हो गए हैं। दैनिक संक्रमण दर घटकर 2.98% रह गई है। कुल केस की तुलना सक्रिय केस से करें तो ये मात्र 0.14% है। कोविड रिकवरी रेट बढ़कर 98.67% हो गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के सक्रिय मामलों में 1919 मामलों की गिरावट दर्ज की गई है। वीकली संक्रमण दर 2.57% है, जबकि मृत्यु दर 1.19% दर्ज की गई है। वहीं टीकाकरण अभियान की बात करें तो अब तक देश में कोविड वैक्सीन की 212.52 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।